हेलो फ्रेंड्स, आपने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड बिल, द जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल, इसके बारे में सुना नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली सर्टनली 95% से ज़्यादा लोगों ने इस बिल के बारे में सुना नहीं होगा। बट ये बिल्स और इस तरह के बहुत सारे बिल्स इस पार्लियामेंट के सेशन में पास हो गए। जो अभी पार्लियामेंट का सेशन हुआ, उस पार्लियामेंट के सेशन में ऐसे बहुत सारे बिल्स पास हो गए। बट अपोजिशन पार्टी को और रूलिंग पार्टी को डिसरप्शन की वजह से इन बिल्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। और इन डिसरप्शन की इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ने के लिए अब गवर्नमेंट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मतलब पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग बना रही है, ताकि और अच्छे से तमाशे कर सके और इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ा सके डिसरप्शन की। तो मैं इस वीडियो में हमारे देश की पार्लियामेंट कौन कौन से चैलेंजेस का सामना कर रही है, ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी पार्लियामेंट फेस कर रही है वो है वीकनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। जनरली क्या प्रैक्टिस होती है पार्लियामेंट में, जब बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है और उस बिल में कुछ खामियां है या फिर अपोजिशन पार्टीज उस बिल के ऊपर इश्यूज रेज करती है, तो जनरली ये बिल पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाता है। ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा की कमेटी में भेजा जाता है, राज्यसभा में हुआ तो राज्यसभा की कमेटी में, या फिर दोनों हाउस की जॉइंट कमेटी के पास भेजा जाता है। और ये कमिटीज़ क्या करती है, तो ये कमिटीज़ बिल को थॉरोली अच्छी तरह स्क्रूटिनाइज करती है, बाहर के एक्सपर्ट लोगों का एडवाइस लेती है ताकि बिल में कुछ अच्छे तरह के सुधार किए जाए। पूरी पार्टीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलता है और इन कमिटीज़ में पॉलिटिक्स प्ले नहीं किया जाता, हर एक व्यक्ति की वॉइस सुनी जाती है। तो ये कमिटीज़ अच्छी तरह से बिल फ्रेम कर सकती है, उस बिल के ऊपर अच्छी तरह से रिकमेंडेशन दे सकती है और अच्छा बिल पार्लियामेंट में पास किया जा सकता है। बट पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में जो पार्लियामेंट की कमेटी के पास जो बिल भेजने की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है, और ये इंटेंसिटी 16th और 17 लोकसभा में और कम हो चुकी है। एंड अभी जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ उसमें लोकसभा में 20 बिल इंट्रोड्यूस किए गए। उन 20 बिल्स में से 18 बिल्स लोकसभा में पास हो गए और इन 18 बिल्स में से 17 बिल्स के ऊपर डिस्कशन ही नहीं हुआ और एक बिल के ऊपर सिर्फ 15 मिनट का डिस्कशन हुआ। मतलब ये बिल्स ना पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे गए, ना इन बिल्स के ऊपर डिस्कशन किया गया। और ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास न भेजने के, इन बिल्स के ऊपर न डिस्कशन होने के नेगेटिव कंसिक्वेंसेस इस देश की जनता को ही भुगतने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक आधा बिल पास हो गया पार्लियामेंट में और उसमें कुछ इश्यूज है, उसमें कुछ खामियां है, बट ये बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास न भेजने के कारण उस खामियों को ढूंढ नहीं निकाला जा सकता, तो उसके जो कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होंगे तो वो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस इस देश की जनता के ऊपर होंगे। हमने इन एमपीज़ को, एमएलएस को पार्लियामेंट में भेजा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा, ताकि ये हमको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सके, हमारे इश्यूज़ को रेज कर सके, डिबेट डिस्कशन कर सके। बट ये क्या कर रहे हैं, डिसरप्शन। और ये जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो ओनली अपोजिशन ही करती है, अपोज ही करती है। मतलब गवर्नमेंट ने एक आधी अच्छा बिल लाया तो वो बिल कितना भी अच्छा हो, अपोजिशन पार्टीज ओनली अपोजिशन करती है। अपोजिशन पार्टीज का रोल क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना। मतलब गवर्नमेंट की एक आधी पॉलिसी है और उस पॉलिसी में कुछ खामियां है, वो दिखाने का अपोजिशन का रोल होता है। और गवर्नमेंट की एक आधी अच्छी पॉलिसी है तो उस अच्छी पॉलिसी को सपोर्ट करने का भी अपोजिशन का रोल होता है। बट आजकल अपोजिशन पार्टी सिर्फ अपोजिशन कर रही है। अब कांग्रेस अपोजिशन में है तो कांग्रेस अपोज कर रही है, बीजेपी अपोजिशन में थी तो बीजेपी भी ऐसी इस प्रकार के तमाशे कर रही थी। और ये पार्टी यूनिटी कब दिखाएंगे, जब इनकी सैलरी अलाउंस बढ़ेगा तब ये यूनिटी दिखाएंगे, या फिर एक आधे रिजर्वेशन का इशू होगा, मतलब रिजर्वेशन बढ़ाना होगा तब ये यूनिटी दिखाएंगे। बाकी दूसरे मुद्दे पर ये यूनिटी नहीं दिखाएंगे। और क्या इशू फेस कर रही है हमारी पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट को डिस्कशन करने के लिए, डिबेट करने के लिए, मतलब पार्लियामेंट को जितना टाइम दिया गया उस टाइम का ये लोकसभा राज्यसभा अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है। अभी जो प्रेजेंट सेशन हुआ उसमें लोकसभा ने ओरिजिनल शेड्यूल के सिर्फ 19% काम किया और राज्यसभा ने ओरिजिनल शेड्यूल के सिर्फ 26% काम किया। और एक इशू फेस कर रही है हमारी पार्लियामेंट, वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। मतलब हमारी पार्लियामेंट में मोर देन 15% एमपी जो है वो क्रिमिनल्स है, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं वेरियस कोर्ट्स में। तो ये एमपीज अच्छी तरह से तो डिबेट डिस्कशन नहीं कर सकते हमारे पार्लियामेंट में, हमारे इश्यूज़ को तो ये एमपीज अच्छी तरह से रेज नहीं कर सकते। और ये एमपीज उनके क्रिमिनल होने का सबूत पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करके दिखाई देते हैं। और इन पार्लियामेंटेरियंस का एवरेज एज 15 ईयर्स के अबव है
और इंडिया का जो पॉपुलेशन का जो एवरेज एज है वो 13 ईयर्स के नीचे है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में ये बूढ़े लोग इस देश की यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस देश की यूथ की पॉलिसीज़ ये बूढ़े लोग हमारे पार्लियामेंट में बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम कर रही है और इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो निगेटिव इम्पैक्ट किन के ऊपर होता है, तो इस देश की जनता के ऊपर। इस देश के अनएम्प्लॉयमेंट के जो प्रॉब्लम है, हंगर के जो प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, सर्विस सेक्टर के प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में जो डिस्कस नहीं किया गया तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट इन एमपी एमएलएस के ऊपर नहीं पड़ेगा ना, हमारे देश के लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। तो हमारे देश के लोगों को ही समझना पड़ेगा कि इन एमपीज को, इन एमएलएस को उनका रिलीजन देख के, उनकी कास्ट देख के, पार्टी का चेहरा देख के, पार्टी देख के उनको इलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। ऐसे पर्सन को इलेक्ट करना पड़ेगा जिसको उस रीजन के बारे में कुछ जानकारी हो, लोगों के रियल प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी हो, उसके पास सोल्यूशन हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, अनएम्प्लॉयमेंट के, हंगर के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जा सके। ऐसे पर्सन को लोगों को इलेक्ट करके देना पड़ेगा। जब तक लोग ऐसे पर्सन को इलेक्ट करके नहीं देंगे तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, ये था अबाउट पार्लियामेंट के सिस्टम में जो कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं उसके बारे में। तो देखते रहिए मेरा चैनल द इनिशिएटिव टू इंफॉर्मेशन असिमेट्री। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।